रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 34वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम अभिनय कला के सूक्ष्म उपकरणों में मन के बाद आज मस्तिष्क के प्रशिक्षण संबंधी मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातों को करने जा रहे थे, लेकिन कल के चर्चा की एकाध प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे फिर एक बार इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं सीधे प्रशिक्षण के विषय पर बात न करते हुए प्रशिक्षण के लिए आवश्यक या अनुकूल प्रवृत्तियों पर बात करूं, जैसा कि मैं अभी तक की यात्रा में 2 बार कर चुका हूं। मैंने कई बार अपने साथियों से कहा है, नए साथियों से कहा है कि प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव, जो हमारे विकास का रास्ता तय करती है या जो हमारे सफलता के मापदंड तय करती है। मैंने बहुत पहले 1994 में एक नाटक लिखा था, हुंकार। इसकी 2 पंक्तियां थीं, प्रायः प्रवृत्ति ही शासन करती है ज्ञान को रौंद कर। आज मुझे इस बात का जो मनोवैज्ञानिक संबंध है हमारे प्रशिक्षण से लेकर, उस पर इसे जोड़ने की या इसकी बात करने की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसा है मित्रों, अभिनय कला में आगे हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सुन के काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ देख के काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ पढ़कर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस भी नाटक पर हम काम कर रहे होंगे या जो भी पात्र हमें निभाने को मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन में वैसा घटित हुआ ही हो। ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। और क्योंकि हमारे निजी इस संपूर्ण सृष्टि की तुलना में, इस अनादि अनंत समय और स्थान की सत्ता की तुलना में हमारा जो निजी अनुभव है वो नगण्य है। और निजी अनुभव ही क्यों, हमारा देखा गया, पढ़ा गया या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रिसीव किया गया जो अनुभव है वो भी नगण्य ही है। ऐसे में हमें कई बार अपने काम के लिए दूसरे को सुनना पड़ेगा, निर्देशक को सुनना पड़ेगा, कि निर्देशक या उस आलेख को पढ़ना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट हमें करनी है, या जिस परिस्थिति पर जिस पात्र का हमें चित्रण करना है उसके बारे में हमें दूसरे से सुनना पड़ेगा, हमारे निर्देशक से हमें सुनना पड़ेगा, या जो हमें नाटक मिलेगा उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरीके से कभी कभी नाटककार द्वारा या निर्देशक द्वारा उन बातों का डेमो करके, प्रदर्शन करके दिखाया भी जा सकता है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सुनना आना चाहिए, हमें देखना आना चाहिए, हमें देख सुनकर गुनना आना चाहिए। और ये सही न होने पर कई बार क्या होता है, बहुत ज्ञानी आदमी भी कई बार क्या होता है, निर्देशक के पल्ले उससे ज्यादा ज्ञानी अभिनेता पड़ जाते हैं, लेकिन वो पात्र नहीं निभा पाते हैं। पूरी रिहर्सल के दौरान तरह तरह की बहस होती है, तमाम चर्चाएं होती हैं, तमाम वाद विवाद होते हैं, और कभी कभी तो उस वाद विवाद, उस चर्चा में, विश्लेषण में अभिनेता निर्देशक के ऊपर 20 पड़ जाता है। उसके बाद भी जब वो मंच पर पात्र को प्रदर्शित कर रहा होता है, अभिनीत कर रहा होता है, तो वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है जितना कि उससे बहुत कम अनुभवी अभिनेता, जो कि रिहर्सल में
बहुत एप्रोप्रिएट अप्रोच से डायरेक्टर को सुन रहा होता है, देख रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, वो कहीं ज्यादा बढ़िया अभिनय कर ले जाता है। वो अपने द्वारा अभिनीत किए गए पात्र को कहीं ज्यादा सत्यता के साथ और कलात्मक प्रभाव के साथ स्थापित कर देता है। इसके बावजूद कि वो जो अभिनेता ज्ञानी है उसकी तुलना में उसका अनुभव भी बहुत कम है, ज्ञान भी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसा करने में कैसे समर्थ हो गया। उसने क्षमा कीजिएगा, उसने क्या किया, क्या चमत्कार किया? कुछ नहीं किया। उसको सुनना आता था, उसको दूसरे को रिसीव करना आता था, उसको पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे आत्मसात करना चाहिए, ये उसको आता था। जब वो दूसरे की बात सुन रहा होता था, या यहाँ पर दूसरा निर्देशक ही है, वैसे तो दूसरा कोई भी दूसरा जब बात कर रहा हो तो हम उसे सुन कैसे रहे। अब क्योंकि हम नाटक से जुड़े हुए तो मैं बार बार निर्देशक साहब का नाम ले आ रहा हूं। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, किसी समय जीवन में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में एक दूसरा हो सकता है जो हमसे हमारे मतलब की बात कर रहा होता है या एक सामान्य बात कर रहा होता है। तो उस समय हम उसको कैसे सुन रहे हैं, या हमारे सामने कोई लिखित में आ रही है कोई चीज तो हम उसे कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे आत्मसात कर रहे हैं, कैसे ग्रहण कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई फंडा नहीं है, कोई बहुत बड़ा समीकरण नहीं है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। बस निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से, निर्विकार हृदय से अपने ज्ञान की गठरी को किनारे रखकर, भूल कर नहीं, फेंक कर नहीं, अभी अब ये नहीं समझिए कि मैं कह रहा हूं उसको भूल जाइए, किनारे रखकर, रास्ते से हटाकर उसकी बात को आने दीजिए, है ना। ज्ञान तो आपका अपने पास रहेगा ही रहेगा, उसकी बात को आने दीजिए और उसको अपने निर्मल मन पर, साफ कैनवास पर छाने दीजिए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि कोई चित्रकार को, किसी चित्रकार को चित्र बनाना है तो पहले से बनाए गए चित्र पर क्या वो ऊपर से दूसरा चित्र बना सकता है? नहीं, उसने अपना कैनवास साफ करना पड़ेगा। कैनवास साफ करना पड़ेगा का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो उसको अपनी प्रतिभा भूल जानी पड़ेगी या अपना कौशल भूल जाना पड़ेगा या अपनी समझ भूल जानी पड़ेगी। नहीं, वो उसी के आधार पर तो वो काम करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए ये भी नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस ज्ञानी आदमी से ज्ञान को अलग रखने या अलग रखने का मतलब भूल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्ञान रखे लेकिन रास्ता साफ रखे। अगले की जो बात आ रही है उसके रास्ते में अपने ज्ञान की गठरी न रख दे, है ना। तो जब हम अपने ज्ञान की गठरी सामने रख देते हैं या अपने ज्ञान का जो दीवारें खड़ी कर देते हैं तो उनको पार करके उसको हम रिसीव नहीं करते हैं, तो हमारे ज्ञान से टकराकर जब दूसरे की बात आ रही होती तो बेचारी भटक जाती है, धुंधली पड़ जाती है और हमको वैसी धुंधलाहट दिखाई पड़ती है। तो हम धुंधलाहट से विचलित होकर, उस धुंधलाहट से विचलित होकर अनर्गल प्रश्न करते हैं, अनर्गल प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं। और जबकि वो दीवार ना हो, वो धुंधलका न बने, तो हमें उसकी बात साफ साफ सुनाई पड़े तो हम पाएंगे कि भाई हमने जो प्रश्न किया है वो तो जस्टिफाइड ही नहीं है, उसकी तो उसकी बात में गुंजाइश ही नहीं बन रही है। या जो हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने, जो प्रतिक्रिया हम व्यक्त कर रहे हैं उस लायक तो वहां पर कोई संदर्भ ही नहीं आया है, उसके हिसाब से तो वहां कोई बात ही नहीं है। दरअसल क्या होता है, हम अपने ज्ञान का चश्मा नहीं हटाते और उस ज्ञान के चश्मे के बाहर भी हमने अपने अहंकार का बड़ा मोटा चश्मा, शीशा लगा रखा है, रंग लगा रखा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभिनेता को ऐसा करना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। या पूरी रिहर्सल में अपने ज्ञान की गठरी लिए ही टहलता रहता है, निर्देशक की बात के और अपने बीच में अपने ज्ञान और अपने पुरातन अनुभव की जो ऐंठन है, अहंकार है या धुंधली दीवार है, उसको खड़ा रखेगा तो कभी वो निर्देशक को रिसीव नहीं कर पाएगा। यानी कि या
जो आलेख की बात होगी उसको यथावत यथोचित रूप में, समुचित रूप में रिसीव नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। जब इस प्रकार से ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसका चित्रण कैसे करेगा। इसलिए मैं आज ये बात जो है खुलासा कर देना चाह रहा था। इससे क्या होता है, जो अगर इधर उधर की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो जो सहज और सरल हृदय से बात को मेरी देख सुन भी रहे होते हैं तो उनके दिमाग में अजीब प्रकार का संशय पैदा हो जाता है कि फलाना ज्ञानी आदमी ऐसे बात कर रहा है, फलाना ज्ञानी आदमी ऐसे बात कर रहा है। तो वो खुद अवाक रह जाता है कि इसमें तो ऐसी तो संभावना कहीं पैदा ही नहीं हो रही है। तब भाई ज्ञानियों और अनुभवियों के प्रति उसकी धारणा भी थोड़ी सी ऐसी बन जाती है कि उसको लगने लगता है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ज्ञान का आवरण लगाए हुए हैं, मुखौटा लगाए हुए हैं, या पढ़े तो हैं गुने नहीं है। उसकी इस धारणा को आप जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में देकर मजबूत कर देते हैं। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। कभी कभी ये अनर्गल प्रश्न वाले क्या करने लगते हैं ना, भले ये मेरा उदाहरण उतना स्पष्ट न बैठे। जैसे हमने कहा कि लखनऊ एक उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है, तो अगले ने मेरी बात यहीं पकड़ ली और कह दिया नहीं, केवल लखनऊ ही थोड़ी बड़ा शहर है, कानपुर तो उससे बड़ा शहर है, और अब तो इलाहाबाद, आगरा और गोरखपुर, बनारस ये सब उसी श्रेणी में आ रहे हैं। आप कह रहे हैं बस बात को शुरू से ही पकड़ के अपने ज्ञान के जाल में फंसा के उसकी गर्दन मरोड़ते रहना, या उसके प्राण निकालते रहना, या उसको आतंकित करते रहना। तो क्या मेरा जो पहला वाक्य आया, लखनऊ एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, इतने कहने में क्या ये बात आ जाती है कि हम दूसरे शहरों का उदाहरण दे दें और कहते हैं नहीं और भी शहर बड़े हैं, केवल लखनऊ ही नहीं, ये बात की गुंजाइश है? हाँ, ये बात की गुंजाइश तब बनेगी जब मैं कहूंगा लखनऊ उत्तर प्रदेश का एकमात्र बड़ा शहर है। तब यहीं से सवाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि भाई आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इतनी बारीकी से और धैर्य से और एकाग्रता से अगले की बात को और स्वच्छ हृदय से सुनना पड़ता है, ताकि आपको उससे कोई भेद भी है तो ये तो पता चले कि किस बात से भेद है, मतभेद है। जब आपने बात को सही स्वरूप में पूरा सुना ही नहीं है तो कैसे स्पष्ट होगा कि उसमें क्या भेद की गुंजाइश है, क्या मतभेद की गुंजाइश है, क्या इफ एंड बट की गुंजाइश है। तो इस तरीके से कई बार हमने भी देखा है अपने रंग कर्म के जीवन में, नाटकों को निर्देशित करते हुए, हम भी निर्देशित करते हुए एक से एक अलग अलग किस्म के एक्टर्स के हाथ पड़े हैं, उनके शिकार हुए हैं लेकिन जो है किसी तरीके से धैर्य से, एकाग्रता से, सहन शक्ति का परिचय देते हुए बात को निकाल ले जाने में सफल हुए जैसे तैसे। लेकिन अगर उसी जगह पर कम प्रतिभा वाला भी लेकिन सद प्रवृत्ति वाला अभिनेता, नया बच्चा मिलता है तो कमाल कर जाता है, क्योंकि बड़ी निश्चलता से, निर्मलता से, बिल्कुल बिना ज्ञान की धुंध सामने लाए। वो बहुत अच्छी बात होती है कि उसके पास ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, ज्ञान होना तो बहुत अच्छी बात, ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन ज्ञान होने के साथ साथ क्या खतरा पैदा हो जाता है, अहंकार की रंगीन धुंध या बड़ी मोटी दीवार। पिछले 2-3 अभ्यासों में या चर्चाओं में ये बात कह चुका हूं कि हमारी जो अनुभूति परकता है, कल्पनाशीलता है और संवेदनशीलता है, उसको सुदृढ़ करने, लगातार विकसित करते रहने के लिए हमें मन की नकारात्मक वृत्तियों को पर भी नजर रखनी पड़ेगी, और जिसमें मैंने अहंकार का नाम पहले लिया था। ये अहंकार मतलब ज्ञान का भी हो सकता है, हमने इतना पढ़ लिख लिया इसका भी हो सकता है। लेकिन भाई हमने ठीक है बहुत पढ़ लिख लिया, हमारे पास अकूत भंडार है ज्ञान का, तो हर जगह वो पूरा का पूरा पलट देना संभव थोड़ी है, उचित थोड़ी है ना। तो आप सभी लोगों, अब आगे की जो मेरी बातें आने वाली हैं
मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप पूरे ध्यान से, धैर्य से, एकाग्रता से, स्वच्छ और निर्मल हृदय से बात को सुनिए, जज्ब करिए। तो उसके बाद जब वो समाप्त हो जाएगा तो बहुत सारे प्रश्नों की, प्रतिक्रियाओं की, इफ्स एंड बट्स की संभावनाएं तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। उसके बाद भी कुछ बचता है तो फिर वार्तालाप तो हो ही सकता है ना, लेकिन बात पूरी सुने बगैर आप अपने ज्ञान का प्रवाह बहाने के लिए दूसरे की बात के ऊपर नाली नहीं खोदेंगे। ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये बहुत दुष्प्रवृत्ति है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने आत्मघाती गलतियां करी हैं और वे अपने ज्ञान का सदुपयोग करे कराए बगैर उसको विकृति में बदलकर इस संसार से विदा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के बाद हमारा नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा इस नई मनोवृत्ति के साथ, इस सद्प्रवृत्ति के साथ, इस सुनने और देखने के शऊर के साथ, तहजीब के साथ, सही अप्रोच के साथ।